गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं मोहन साहू, अतिथि सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज जमशेदपुर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय व्यवस्था को जानेंगे। इसके पहले पिछले वीडियो में हमने केंद्रीय व्यवस्था के बारे में जाना था, उसकी चर्चा की थी। उसकी अगली कड़ी में हम प्रांतीय व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पूर्व की तरह यूजी सेमेस्टर 1 के DSC 1A और यूजी सेमेस्टर 2 के CC 3 पेपर के लिए पेपर 3 का आवश्यक विषय है, अनिवार्य विषय है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, जिससे इससे संबंधित सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था केंद्रीय प्रशासन के बारे में। तो यहाँ हम लोग आज बात करेंगे प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, जिसके अंतर्गत प्रांत, मंडल, जिला और ग्राम के अधीन जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी, जो चल रही थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था किस प्रकार थी, उसका संगठन किस प्रकार हुआ था। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं सबसे ऊपर में है हमारा साम्राज्य, उसके नीचे है प्रांत, उसके नीचे मंडल, मंडल के नीचे विषय, जिला जिसे विषय आहार या विषय कहा जाता था, स्थानीय जिसमें 800 ग्राम थे, 2 द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण जिसमें 10 ग्राम थे और ग्राम, जो प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी। तो यहाँ हम लोग इस तरफ देखते हैं कि किस प्रकार से इन इकाइयों का गठन हुआ था। जैसे यहाँ ग्राम जो सबसे छोटी इकाई थी, तो 10 ग्रामों के मिलने से एक संग्रहण का गठन होता था। इसी तरह 20 संग्रहण के मिलने से एक खारवटिक का गठन, 2 खारवटिक के मिलने से एक द्रोणमुख का गठन। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ 2 द्रोणमुख बताया गया, जिसमें 400 ग्राम थे, यानी इसमें 2 खारवटिक सम्मिलित थे। 2 द्रोणमुख के मिलने से एक स्थानीय का निर्माण होता था, जिसमें 800 ग्राम थे, यानी प्रत्येक द्रोणमुख पे 400 ग्राम था और 2 द्रोणमुख के मिलने से स्थानीय का निर्माण होता था। यहाँ यहाँ जिला, मंडल और प्रांतों के गठन के बारे में स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। इस कारण इससे संबंधित जो सूचना है पूर्ण रूप से यहाँ उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क रखा है। और अंत में हम लोग देखते हैं 5 प्रांत जिसके मिलने से साम्राज्य का निर्माण हुआ। यहाँ यह ध्यान रखना है कि जो सूचना हमें प्राप्त हुई है उसके आधार पर ये सूचनाएं बनाई गई हैं, इस आंकड़े को तैयार किया गया है। हो सकता है कि तत्कालीन समय में इन 5 प्रांतों के अतिरिक्त और भी प्रांत रहे हों, जिसका उल्लेख तत्कालीन साहित्य में नहीं हो पाया है, परंतु जो सूचनाएं उपलब्ध हैं उसके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि 5 प्रांतों के निर्माण से 5 प्रांतों को गठन का साम्राज्य का निर्माण किया गया था। या यूँ कहें कि साम्राज्य में 5 प्रांत थे। कौन कौन से प्रांत थे हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं 5 प्रांत हमें दिख रहे हैं, जिसमें पहला है उदीच्य, उत्तरापथ जिसमें पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित है, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा है अवंतीरट, इस प्रदेश की राजधानी उज्जैनी थी। अवंतीरट वर्तमान में हमारा मालवा का क्षेत्र होगा, मालवा का क्षेत्र से संबंधित है, उसके आसपास के क्षेत्र अवंतीरट में आते थे। कलिंग जहाँ की राजधानी तोसली थी, ये उड़ीसा का क्षेत्र था, विशेषकर दक्षिण उड़ीसा का क्षेत्र। दक्षिणापथ, इसमें दक्षिण भारत का प्रदेश सम्मिलित था, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। दक्षिण भारत का प्रदेश जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सम्मिलित हैं। और 5वां प्रांत है प्राची या प्रासी, इसका तात्पर्य पूर्वी भारत से है, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये मौर्यकालीन शासकों का
गृह राज्य था जो सीधे शासकों के अधीन संचालित होता था। इन प्रांतों के राज्यपाल प्रायः राजपरिवार संबंधित व्यक्ति होते थे जो राजकुमार होते थे, किंतु कभी-कभी योग्य व्यक्तियों को भी राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता था। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के पश्चात राजकुमारों को कुमार महापात्र कहा जाता था और शेष राज्यपाल महामात्र कहलाते थे। चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया था। महामात्र सम्राट के निरीक्षण में राज्य के प्रशासन का कार्य करते थे। संभवतः उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को 12,000 पन वार्षिक वेतन दिया जाता था। वे अनेक अमात्यों एवं अध्यक्षों की सहायता से प्रांतों के शासन चलाते थे। संभवतः केंद्र की तरह उनके पास अपनी मंत्री परिषद भी थी। यहाँ पर राज्यपालों को अधिक अधिकार देने का बात कही गई है, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ यह कहना है कि अशोक के शासन काल में अशोक ने प्रशासन क्षेत्र में जो सुधार किए थे उसके अंतर्गत राज्यपालों को अधिकार दिया गया था कि वे बिना किसी दबाव के विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत स्वयं निर्णय ले सकते हैं और परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। विशेषकर विद्रोह होने की स्थिति में जब शासक के आदेश का प्रतीक्षा न करते हुए स्वयं कार्रवाई करने के लिए उन्हें कहा गया था। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रांतों के अधीन जो व्यवस्थाएं की गई थी उसमें कुछ स्वतंत्रताएं भी उन्हें प्रदान की गई थी। इसके बाद हमारा आता है मंडल एवं जिला। मंडल एवं जिला यानी प्रत्येक प्रांत कई मंडलों में विभाजित था, जिसकी तुलना आधुनिक कमिश्नरियों से किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित प्रतिष्ठा नामक अधिकारी मंडल का प्रधान होता था। अशोक के लेखों में इन्हें प्रादेशिक कहा गया है। वह अपने मंडल के अधीन विभागों के अध्यक्षों के कार्यों की निरीक्षण करता था तथा समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी होता था। मंडल का विभाजन जिलों में हुआ था जिसे आहार या विषय कहा जाता था। जिले के नीचे स्थानीय होते थे जिसमें 800 ग्राम थे। स्थानीय के अंतर्गत 2 द्रोणमुख थे, प्रत्येक में 400 ग्राम होते थे। द्रोणमुख के नीचे खारवटिक थे जिसमें 200 ग्राम होते थे। खारवटिक के नीचे संग्रहण जिसमें 10 ग्राम होते थे। और इन संस्थाओं के प्रधान जो थे वे न्यायिक, कार्यकारी एवं राज्य संबंधी अधिकारों का उपभोग करते थे तथा युक्त नामक पदाधिकारियों की सहायता से अपना कार्य करते थे। संग्रहण का प्रधान अधिकारी गोप कहलाता था। मेगस्थनीज जिले के अधिकारियों को एग्रोमोई कहा है। वह विभिन्न वर्ग कर्मचारियों का उल्लेख करता है। जिले के विभिन्न विभागों का शासन चलाते थे। भूमि तथा सिंचाई, कृषि, वन, काष्ठ उद्योग, धातुशालाओं, खानों तथा सड़कों आदि प्रबंध करने के लिए अलग-अलग अधिकारी नियुक्त किए गए थे। इसके बजाय आता है नगर प्रशासन। मंडल एवं जिला के बाद नगर आता है। नगरों के विषय में जो सूचना प्राप्त हुई वो अधिकांशतः मेगास्थनीज के सूचना पर आधारित है, जिसके अनुसार यहाँ नगर प्रशासन के बारे में बताया जा रहा है कि मौर्य काल में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरक अथवा पुरमुख्य कहलाता था। इसके अधीन स्थनिक और गोप नामक अधिकारी हुआ करते, जिनका कार्य व्यक्तियों और संपत्तियों की गणना करना, सराय, जुआघरों और मनोरंजन के स्थानों का निरीक्षण करना था। एक अध्यक्ष बाजार में बिकने वाली निर्मित वस्तुओं पर अपनी मुहर लगाता था। बाटों और नापों, भंडारों, विदेशियों आदि पर देखभाल करने के लिए अधिकारी नियुक्त थे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद का विस्तृत उल्लेख किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें 6 समिति थी और प्रत्येक समिति को विभिन्न उत्तरदायित्व सौंपा गया था। यहाँ यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक समिति में 5 व्यक्ति होते थे। इस तरह से जो सभा होती थी उसमें 30 व्यक्तियों की सभा था। यहाँ जो समिति गठित की गई थी उसके कार्य हैं, जैसे पहली समिति विभिन्न प्रकार की औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती थी तथा कारीगरों व कलाकारों के हितों की देखरेख करती थी। दूसरी, विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास, चिकित्सा का प्रबंध करती थी। उनके देश से बाहर जाने पर अगुवाई करती थी और उनकी मृत्यु हो जाने पर अंत्येष्टि संस्कार का भी प्रबंध करती थी। राज्य की सुरक्षा के लिए
यह समिति विदेशियों के आचरण व उनकी गतिविधियों पर भी कड़ी दृष्टि रखती थी। तो पहली है दूसरी समिति। तीसरी समिति जनगणना का कार्य करती थी। इसके बाद है हमारा चौथी समिति। तो चौथी समिति नगर के व्यापार वाणिज्य की देखभाल करती थी। विक्रय की वस्तुओं तथा मापतौल का नियंत्रण करना इसी का कार्य था। यानी व्यापार की गतिविधियों पर चौथी समिति नियंत्रण रखती थी। पांचवी समिति बाजारों में बिकने वाली वस्तुओं को मिलावट को रोकती तथा मिलावट के अपराध में अपराधियों को दंड दिलवाती थी। छठी समिति, इसका कार्य क्रय विक्रय की वस्तु पर कर वसूलना था। यह बिक्री के मूल्य का 10% होता था। इस कर की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। यह आयोग संयुक्त रूप से सड़कों, मंदिरों, उद्यानों, बाजारों, चिकित्सालयों और बंदरगाहों आदि के लिए भी उत्तरदायी था। अर्थात ये समिति जो थी नगर के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं थी उसको देखा करती थी। विभिन्न पक्षों का ध्यान रखना इस समिति का मुख्य कार्य था। यानी इसे उस काल की नगर पालिका कह सकते हैं, जो अपने अंतर्गत नगर प्रशासनिक व्यवस्था को निपटाती थी। इसके बाद हमारा था ग्राम प्रशासन, जो प्रशासनिक इकाई की सबसे छोटी इकाई थी। यहाँ भी कहा गया है प्रशासन की सबसे छोटी ग्राम, जिसका अध्यक्ष ग्रामनी होता था। वह जनता द्वारा निर्वाचित होता था, परंतु उसे वेतन नहीं मिलता था। हर साल में ग्राम वित्त परिषद को लेख मिलता है, जिसमें ग्राम के प्रमुख व्यक्ति होते थे जो ग्राम शासन में ग्रामनी की मदद करते थे। यानी इसे हम लोग ग्रामीण स्तर का मंत्री परिषद कर सकते हैं, जिसमें ग्रामनी के सहायता के लिए लोग उपस्थित रहते थे और उनकी सहायता से ग्रामीण शासन व्यवस्था को चलाता था। राज्य सामान्यतः ग्रामों के शासन में हस्तक्षेप नहीं करता था। ग्रामणी को ग्राम की भूमि का प्रबंध करने, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था। ग्राम विद्योग का परिषद न्याय का भी कार्य करता था। यह ग्रामों के छोटे मोटे विवादों का फैसला करती तथा जुर्माना आदि भी लगाती थी। ग्रामीण कृषकों से भूमि का एकत्र कर राज्य के कोषागार में जमा करता था। ग्राम सभा के कार्य गोप नामक कर्मचारी किया करते थे। वे ग्राम के घरों तथा निवासियों का ठीक ढंग से विवरण सुरक्षित रखते थे और उनमें से प्रत्येक होने वाले करों का भी हिसाब किताब रखते थे। यानी ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत जो मुख्य अधिकारी थे वो तो ग्रामीण पहला और दूसरा था गोप, जो ग्रामीण व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखते थे और इनकी सहायता करता था ग्राम वित्त परिषद। अर्थात ये छोटी ग्रामीण स्तर की व्यवस्था थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अशोक के द्वारा मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए, जो केंद्रीय स्तर में भी थे। विशेषतः केंद्रीय स्तर में ही सुधार किए गए थे और प्रांत स्तर में भी थे। तो प्रांत स्तर में जो सुधार किए गए, केंद्र स्तर पर जो सुधार किए गए, उसमें हम लोग यहाँ देख सकते हैं सम्राट एवं मंत्री परिषद। तो इसमें हम लोग पहला जो देख रहे हैं कि अशोक ने अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार के समान ही शासन किया। और यहाँ एक चीज उल्लेखनीय है कि उसने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की, अर्थात देवताओं के प्रिय के रूप में उसने उपाधि धारण की। संभवतः इस उपाधि के द्वारा वह स्वयं को पुरोहितों के मध्यस्थता से दूर रखना चाहता था। उल्लेखनीय है कि अशोक के लेखों में पुरोहितों का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि हम लोग देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में या बिंदुसार के काल में पुरोहितों का महत्वपूर्ण स्थान था। संभवतः इसका कारण धर्म भी था। जब अशोक ने धर्म को स्वीकार कर लिया तो उसने कई सारी चीज़ों में परिवर्तन लाया। यहाँ देख सकते हैं हम लोग चंद्रगुप्त और बिंदुसार की तरह अशोक भी निरंकुश शासक था, परंतु उसने कभी भी इस निरंकुशता का दुरुपयोग नहीं किया। वह प्रजाहित को सर्वाधिक महत्व देता था। अशोक के अभिलेख में परिषद शब्द का भी उल्लेख हुआ है, जो संभवतः अर्थशास्त्र का मंत्री परिषद ही था। अशोक काल में मंत्री परिषद मात्र सलाह देने वाले संस्था न थी, अपितु उसे कई सारे अधिकार प्रदान किए गए थे। अशोक स्वयं कहता है कि वह किसी भी विषय में मंत्री परिषद में मतभेद होने पर उसे अविलंब सूचित किया जाए, जिससे उस विषय में पुनर्विचार कर उसमें संशोधन किया जा सके। यानी इससे हम लोग यह कह सकते हैं कि मंत्री परिषद उस समय तक काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई थी और विभिन्न विषयों पर वह शासक को मंत्रणा देता था या फिर सरकार के आदेशों को पालन करवाता था। या यूँ कह सकते हैं कि मंत्री परिषद जो थी उस समय प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखती थी और शासक के निर्णयों को भी
वह अपने मतों के द्वारा परिवर्तित कर सकती थी। यहाँ जैसे कहा गया है कि किसी भी विषय में मंत्रिपरिषद में मतभेद होने पर उसे अविलंब सूचित किया जाए, जिससे कि उस विषय पर पुनर्विचार कर उसमें संशोधन किया जा सके। यानी किसी विषय पर मतभेद होने पर सम्राट के द्वारा उस पर विचार कर उसमें सुधार किए जाने की पूरी संभावना थी। दिव्यदान से भी पता चलता है कि मंत्रिपरिषद के विरोध के कारण ही अशोक को बौद्ध संघ के प्रति किया जाने वाला व्यय रोकना पड़ा था। इस प्रकार परिषद की स्थिति आधुनिक सचिवालय जैसी थी, जो सम्राट तथा महामात्रों के बीच प्रशासनिक निकाय का कार्य करता था। यानी ये महामात्र जो थे राज्यपाल और सम्राट के मध्य एक सेतु का कार्य करते थे और दोनों के मध्य सामंजस्य बनाए रखने का कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हम लोग देख सकते हैं। अशोक के अभिलेख में कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को नाम मिलते हैं, जैसे युक्त, राजुक, प्रादेशिक, धम्म महामात्र, स्थाध्यक्ष महामात्र व ब्रजभूमिक महामात्र। इन सभी अधिकारियों का वर्णन इससे पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार के शासनकाल में हमें देखने को नहीं मिलता है, या अगर मिलता भी है तो वो किसी अन्य नाम में, जिसका हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहला युक्त ये जिले के अधिकारी होते थे, जो राजस्व वसूल करने के साथ साथ उसका लेखा जोखा रखते थे तथा सम्राट की संपत्ति का भी प्रबंध करते थे। उन्हें इस कार्य में धन व्यय करने का भी अधिकार प्राप्त था। यह अधीनस्थ कर्मचारी थे, जिनका कार्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णयों को लिपिबद्ध कर उसे मंत्री परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना था। वे राजुक तथा प्रादेशिक के साथ दौरे पे जाते थे, अर्थात यह अधिकारी जिला स्तर पर कार्य करता था और जिला के जो प्रधान अधिकारी होते थे उनके साथ रहकर कर संबंधी कार्यों को निपटाता था। दूसरा है राजुक। राजुक का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता था। वे कई लाख लोगों पर नियुक्त होते थे। अशोक ने अपने चौथे स्तंभ लेख में राजुकों को पूर्ण विश्वास प्रकट करते लिखा है कि मैंने ग्रामीणों के सुख के राजुकों की नियुक्ति की है। राजुक पहले केवल राजस्व का कार्य करते थे, परंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार प्रदान किया गया। वह दंडों में छूट भी दे सकता था। राजुक अपने अधीन लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखते थे और उन्हें उपहार आदि भी दिया करते थे। इस प्रकार राजुक की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी के समान थी, जो राजस्व न्याय दोनों का कार्य करता था। कर निर्धारण, करों में छूट, जल संबंधी विवाद, कृषकों तथा पशुपालकों के बीच विवाद, ग्रामीण शिल्पियों के विवादों का निर्णय उन्हीं को करना पड़ता था। इस कारण अशोक ने उसके अधिकारों में वृद्धि की। अर्थात अब राजुकों की स्थिति अब एक राज्यपाल के समान थी, क्योंकि उस समय राज्य कई मंडलों को मिलाकर बनता था और कई मंडल जिलों को मिलाकर बनता था। तो यहाँ जिले के जो अधिकारी होते थे वे राजुक होते थे और वे अपने स्तर पर राजस्व और न्याय संबंधी कार्यों का संपादन करते थे, जो कि पूर्व में उसे सिर्फ राजस्व का कार्य करने का ही अधिकार दिया गया था। अशोक ने इसमें सुधार किया और उन्हें राजस्व के अतिरिक्त न्याय संबंधी अधिकार भी प्रदान किए, जिससे कि प्रजा के समस्याओं का उसी स्तर पर समाधान किया जा सके। इसके बाद हमारा तीसरा आता है प्रादेशिक। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रादेशिक स्तर का प्रतिष्ठा था, जिसे विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्यों की देखरेख करना पड़ता था। अशोक के काल में इस अधिकारी को विभिन्न विभागों के निरीक्षण के साथ साथ न्याय का कार्य भी करना पड़ता था। प्रादेशिक राजुक अपने कार्यों में युक्त की सहायता प्राप्त करते थे। अशोक ने अपने तीसरे लेख में प्रादेशिक राजुक के पंचवर्षीय दौरे पर जाने का आदेश देता है। यानी प्रादेशिक के अधिकार में वृद्धि की गई और उसे न्याय का कार्य भी दिया गया। अर्थात अशोक ने जनता के सुख के लिए, जनता को न्याय देने के लिए इन अधिकारियों को राजस्व के साथ साथ न्याय संबंधी अधिकार प्रदान किए, ताकि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। चौथा है धम्म महामात्र। इस अधिकारी की नियुक्ति अशोक ने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में की थी, जिसका कार्य विभिन्न संप्रदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखना, राजा तथा उसके परिवार के सदस्यों से धम्मदान प्राप्त उनकी समुचित व्यवस्था करना था। वह यह भी देखता था किसी व्यक्ति को अनावश्यक दंड अथवा यातनाएं तो नहीं दी गई। यानी धम्म महामात्र का कार्य हो गया धर्म से संबंधित कार्य, और उसे कुछ मात्रा में या कुछ सीमित मात्रा में न्याय संबंधी अधिकार भी दिए गए थे। पांचवा है स्थाध्यक्ष। यह महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। उसका एक अन्य कार्य सम्राट की अंतःपुर तथा महिलाओं के बीच धर्म प्रचार करना था। यह भी धर्म संबंधी अधिकारी था। ब्रजभूमिक या गोचर भूमि, ब्रज में बसने वाले गोपों की देखरेख
करने वाला अधिकारी था। अर्थशास्त्र में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं को ब्रज कहा गया है। संभवतः ब्रजभूमि पशुओं के आरक्षण तथा उनकी वृद्धि का भी ध्यान रखते थे। इन सभी अधिकारियों के अतिरिक्त अशोक के अभिलेख में नगर व्यवहारिक, नगर का न्यायाधीश तथा अंत महामात्र सीमावर्ती प्रदेश में जाने वाले धर्म प्रचारक नामक अधिकारी का भी उल्लेख मिलता है। न्याय प्रशासन क्षेत्र में हम देखें तो न्याय प्रशासन क्षेत्र में अशोक ने कई सुधार किए। उसने अपने प्रथम कलिंग शिलालेख में या प्रथम पृथक शिलालेख में जो धौल्य जौगड़ संबंधित है में कहा कि बिना उचित कारण के किसी को कैद अथवा शारीरिक दातना नहीं दिया जा सकता है। धर्म महामात्र को यह अधिकार दिया गया कि वह आकरण कैद किए गए व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। न्याय प्रशासन में एकरूपता लाने के लिए अशोक राजकों को न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्र अधिकार प्रदान कर दिया गया। वे अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले सकते थे और अभियोग लगाकर दंडित कर सकते थे। इस प्रकार न्याय प्रशासन दंड समता एवं व्यवहार समता स्थापित लाने का कार्य किया गया। अशोक ने दंड विधान को उदार बनाने का प्रयास किया। मृत्युदंड पाए व्यक्ति को 3 दिन की राहत दी जाती थी जिससे वह अपने अपराध का पश्चाताप कर सके। अशोक ने अपराधियों के प्रति किए जा रहे अमानवीय यातनाओं को बंद करवा दिए। उसने स्पष्ट आदेश दिया कि वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो उसे जनता का प्रतिवेदन दिया जाए। यहाँ एक बात ध्यान में रखना है कि अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया और मृत्युदंड उसके शासनकाल में भी दिए जाते रहे, परंतु उसकी संख्या अब कम कर दी गई और यह दंड सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता था जो क्रूरतम अपराध करते थे या लगातार अपराध करने की प्रवृत्ति रखते थे। इसके बाद आता हमारा लोक कल्याणकारी कार्य। जैसा कि पहले पिछले वीडियो में भी कहा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में जनता के हितों के लिए काफ़ी कुछ कार्य किया। उसी प्रकार अशोक भी अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य एवं अपने पिता बिंदुसार की तरह प्रजावर्त्त शासक था। उसने अपने प्रशासन के लोकहित पर विशेष ध्यान दिया। उसने प्रथम पृथक शिलालेख में स्पष्ट रूप से कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, अर्थात वो अपने प्रजा को अपने संतान के समान समझता था। इसी सिद्धांत के अनुसरण करते हुए उसने प्रजा के हित के लिए कई कार्य किए। मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा के लिए उसने देश विदेश में अस्पताल खोले, प्रत्येक आदिकोष पर कुएं और विश्राम गृह बनवाए, सड़क के दोनों छायादार वृक्षों को लगवाया, जहाँ औषधि के वृक्ष न थे वहाँ उनका रोपण किया गया। वह अपनी प्रजा के लौकिक और पारलौकिक कल्याण चाहता था। उसने नैतिक सुधार के लिए जबरदस्ती करना उचित नहीं समझा, परंतु प्रजा पर उसका प्रभाव बना हुआ था। उसने अपनी प्रजा से स्पष्ट कहा कि वे ऐसे कार्य न करें जिसके लिए मुझे दंड देना पड़े। उसने 7वें स्तंभ लेख में संतोष प्रकट करते हुए लिखा है कि प्रजा ने उसके आदेशों का पालन किया। तो ये मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का प्रांतीय प्रशासन है। यहाँ हम लोग इसके कुछ दोष भी देखते हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के। इसमें पहला अति केंद्रित प्रशासन, अर्थात साम्राज्य की समस्त शक्तियाँ सम्राट पर केंद्रित थी और सम्राट के द्वारा ही सभी प्रशासनिक गतिविधियों पर निर्णय लिया जाता था। उसके आदेशों के अनुसार ही गतिविधियाँ चलती थीं। अन्य अधिकारियों को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे और वे शासक के अधीन ही होते थे। जन संस्थाओं का अभाव। मौर्य काल हम देखते हैं किसी प्रकार जन संस्था नहीं थी। जनता के प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का पूर्ण रूप से अभाव था। यदि जनता शासक से असंतुष्ट होती तो वो उसे शासक के पास ही इसके लिए शिकायत करना पड़ता था। उसके पास अन्य कोई साधन नहीं था जिसके द्वारा अपना वह शिकायत दर्ज करा सके। इसी पर गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था। गुप्तचर इतने अधिक सक्रिय थे कि वे लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी हस्तक्षेप करते थे और प्रत्येक घटना की सूचना सम्राट को देते थे। लोगों को निजी स्वतंत्रता भी इसमें प्राप्त नहीं थी। उन्हें हमेशा किसी के द्वारा दृष्टि रखे जाने का भय होता था। वे हमेशा इस भय से रहते थे कि शासक की दृष्टि उन पर बना हुआ था। इस कारण वे स्वतंत्र रूप से या बिना किसी संकोच के कुछ भी कार्य करने से पहले एक बार अवश्य सोचते थे। नौकरशाह के विस्तृत अधिकार। मौर्य शासकों ने अपने नौकरशाहों को कई सारे अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसके कारण वे काफ़ी स्वच्छंद हो चुके थे, जिसने मौर्यों के पतन के लिए भी एक मार्ग का निर्माण किया। 5वां जो दोष था इसमें कठोर दंड विधान। मौर्य शासकों ने दंड विधान को काफ़ी कठोर रखा था। मृत्युदंड, अंग भंग करना, कोड़े मारना आदि कई ऐसी
सजाएं दी जाती थी। इसके अतिरिक्त कैदियों को कई प्रकार के आम मानवीय यातनाएं भी दी जाती थी। छठा है पुलिस राज्य। मौर्य शासकों ने समस्त राज्य को पुलिस राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया था। समस्त साम्राज्य गुप्तचरों के द्वारा सम्राट के निगरानी में रहता था और लोगों को पूरी रूप से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, यानी एक प्रकार से पुलिस राज्य स्थापित हो गया था। तो यहाँ कहना यह है कि मौर्य शासकों ने पूरे भारत पर अपने शासन को स्थापित किया, अपने साम्राज्य की स्थापना की और इसके द्वारा भारत को एकता प्रदान करने का प्रयास किया। उनके केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था ने समस्त प्रजा को सुख ही प्रदान किया। ऐसे बहुत ही कम उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं या नहीं के बराबर प्राप्त होते हैं जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि जनता के द्वारा, शासकों के द्वारा जनता को प्रताड़ित किया जाता था। यह सिर्फ बात के कालम हुआ जब अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी सत्ता पर आए और उनके अयोग्यता के कारण, अक्षमता के कारण अधिकारियों के द्वारा जनता पर अनावश्यक दबाव बनाया गया, उन्हें कर देने के लिए या उनको प्रताड़ित किया गया अनावश्यक करों को देने के लिए। परंतु अगर संक्षेप में देखें या निष्कर्ष रूप में हम लोग कहें तो मौर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था ने तत्कालीन भारत को एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान की, जिसका अनुकरण कालांतर के कालों में अंग्रेजों ने किया, या यूँ कहें कि बाद के आने वाले वंशों ने इस प्रशासनिक व्यवस्था को थोड़ी बहुत परिवर्तन के साथ अपने प्रशासनिक व्यवस्था में स्थान दिया और उसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। तो छात्रों, ये हमारा था मौर्यों की प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था। इससे पूर्व हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जाना और अब हम लोग प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की। तो संयुक्त रूप से हम लोगों ने मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के समस्त पक्षों को देख लिया और इससे जो संबंधित परीक्षा में सवाल आते हैं इसकी चर्चा भी पहले भी की जा चुकी है कि उसमें केंद्रीय के बारे में या प्रांत के बारे में अलग अलग प्रश्न भी आ सकते हैं या संयुक्त रूप से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो आप लोग इन दोनों पक्षों को मिलाकर अपने इन प्रश्नों का उत्तर बना सकते हैं, उत्तर तैयार कर सकते हैं और अपने परीक्षा को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।